कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ऑडियो को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि सरकार गिराने के लिए पैसा केंद्र से आया है और ये सारा घटनाक्रम केंद्र के इशारों पर हुआ है। तो इस तथाकथित ऑडियो वायरल मसले पर अब सूबे में राजनीति इस समय जमकर गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज के तथाकथित ऑडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ऑडियो को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि सरकार गिराने के लिए पैसा केंद्र से आया है और ये सारा घटनाक्रम केंद्र के इशारों पर हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तथाकथित ऑडियो वायरल होने पर फिलहाल राजनीति इस समय जमकर हो रही है। वीडियो भी है, हालांकि वीडियो नीचे से लिया गया है और ये बात सब कुछ मालूम है। तो बिना मोदी जी की और बिना अमित शाह की स्वीकृति की हो नहीं सकता था। आखिर पैसा तो वहीं से आया। पैसा कहाँ से आया? आज तक पैसा बटा है, इसका खंडन भाजपा ने क्यों नहीं किया? आज तक जो विधायक गए हैं उनके ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं 35 करोड़ 50 करोड़ की, आज तक एक ने खंडन क्यों नहीं किया? यानी कि स्वीकार है। तो ये बात साफ है कि पूरे तरीके से ये प्रधानमंत्री और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के मार्गदर्शन में सब काम हुआ है और पूरी तरीके से वो जिम्मेदार है। जब उनको कोरोना से लड़ने के लिए योजना बनानी चाहिए थी, वो सरकार गिराने की योजना में लगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में खाकी वर्दी वाले ही शराब बेच रहे हैं। अवैध तरीके से नहीं बल्कि मजबूरी में। आबकारी विभाग के कर्मचारी ठेकों पर शराब बेचने को मजबूर हैं। दरअसल इनकी ड्यूटी यहीं लगाई गई है। बैतूल में शराब की दुकानें अब सरकार खुद संचालित कर रही है। अब शराब दुकान आबकारी विभाग ही संभालेगा और ग्राहकों को शराब विभाग के कर्मचारी ही बेचेंगे। दरअसल बैतूल जिले में कोरोना काल में ये दुकानें घाटे में चल रही थी। ठेकेदारों ने सरकार से कुछ रियायत मांगी थी, लेकिन सरकार ने कोई रियायत नहीं दी, बल्कि अगले साल में 2 माह की छूट देने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर शराब ठेका लेने वाली RSKS कंपनी ने सहमति नहीं दी, जिसके कारण आबकारी विभाग के कमिश्नर ने लाइसेंस निरस्त कर दिए और इसी वजह से जिले की सभी 68 दुकान मंगलवार को बंद हो गई थी। जिसके बाद शराब दुकान सरकार ने खुद चलाने का निर्णय लिया और मंगलवार की शाम को ही 68 में से 18 शराब की दुकानें खोली गई और आबकारी विभाग के कर्मचारी ही इन दुकानों पर शराब बेचते हुए नजर आए। बल्कि मजबूरी में अब ये सरकार को कदम उठाना पड़ रहा है। इनकी ड्यूटी जो है यही लगाई गई है। आबकारी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी शराब के ठेकों पर ही लगाई गई है और ये कर्मचारी शराब बेचते हुए भी नजर आए। 68 में से 18 दुकानों पर आबकारी विभाग के कर्मचारी बैठे और जो ग्राहक वहां पहुंचे हैं उन्हें आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने ही शराब बांटी भी है, बेची है। आपको बता दें कि बैतूल जिले में कोरोना काल में ये दुकानें घाटे में चल रही थी। ठेकेदारों ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी, लेकिन सरकार ने कोई रियायत नहीं दी, बल्कि अगले साल में 2 माह की छूट देने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर शराब ठेका लेने वाली RSKS कंपनी ने सहमति नहीं दी। आबकारी विभाग के कमिश्नर ने लाइसेंस इसके बाद निरस्त कर दिया और इसी वजह से जिले की सभी 68 दुकानें जो हैं मंगलवार को ही बंद हो गई थी। जिसके बाद शराब दुकान सरकार ने खुद चलाने का फैसला किया और मंगलवार की शाम को ही 68 में से 18 शराब की दुकानें खोल दी गई और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को इन दुकानों पर बैठा दिया गया। जिसके बाद आज भी ये कर्मचारी ही आज शराब की दुकानों पर शराब बेचते हुए नजर आए। जी नारायण जी, एक्साइज में किस पोस्ट पे हैं आप? साई ग्रेड 3। जी साई ग्रेड 3। जी, आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आज? आज दुकान खोला है सर। आपको खुद बेचनी पड़ रही, क्यों, क्या कारण था इसका? सर ठेकेदार चला नहीं पाए, इसलिए सरकारी शासन चलान वगैरह। जी, तो पूरे ज़िले की दुकान अब आप पूरा शासकीय विभाग चला रहा है। आदेश निकाला था 23 मई को कि इस साल 2 माह का नुकसान हुआ तो अगले साल का अप्रैल और मई माह जो है दी जाएगी, और उन्होंने विकल्प के रूप में उसको आवेदन मांगा था ठेकेदारों से। उसी को हाई कोर्ट ने भी जिस ठेकेदार को संचालन करना है वो 8 तारीख को विकल्प दे सकते हैं और नहीं चलाना है वो ना दे सकते हैं और अपना दुकान सिलेंडर कर दें। तो बैतूल के लाइसेंसी ने विकल्प प्रस्तुत नहीं किए और दुकान कल कमिश्नर साहब ने सस्पेंड करने के आदेश हेतु
निर्देशित किए थे, तो आज कलेक्टर साहब ने दुकान सस्पेंड कर दी है। और 64 में से हमारे पास बल बहुत कम है, 31 बल है, तो हमने 18 दुकान सिर्फ पूर्ति हेतु संचालित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत गरमाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इस समय हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सबसे बड़ा पाप है और पाप का घड़ा भर जाता है तो जरूर ईश्वर उसको देखता है और सबक सिखाता है। ये किसानों की हत्या करवाने और कोरोना पर राजनीति करने वाली सरकार है। जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। नित नए आरोप जीतू पटवारी की तरफ से इस सरकार पर लगाए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाए और अब किसानों की हत्या करवाने वाली सरकार भी जीतू पटवारी ने बीजेपी को घोषित कर दिया है। उपचुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है मध्य प्रदेश में। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सबसे बड़ा पाप है और पाप का घड़ा जब भर जाता है तो ईश्वर उसे जरूर देखता है और सबक जरूर सिखाता है। ये किसानों की हत्या करवाने और कोरोना पर राजनीति करने वाली सरकार है। जीतू पटवारी ने बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये किसानों की हत्या करवाने वाली सरकार है और कोरोना पर राजनीति करने वाली सरकार है। ये इस सरकार का सबसे बड़ा पाप है और पाप जिसको कहें पाप का घड़ा पूरा भर जाता है तो ज़रूर ईश्वर उसको देखता और सबक सिखाता है। किसानों की हत्याएं करवाने वाली ये सरकार, किसानों पर मुकदमे लगवाने वाली ये सरकार, कोविड पर राजनीति करने वाली ये सरकार, कोविड को भगवान भरोसे छोड़ने वाली ये सरकार सिर्फ भाषण और शासन के साथ अब हमारी बेटियों को, बहुओं को शराब की दुकान पर बिठाने लगी, शराब बिकवाने लगी। ये अपने आप में पर्याप्त है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, घाटकोपर इलाके में 3 साल का एक बच्चा नाले में गिर गया है। भारतीय नौसेना की 3 टीमें इस समय मौके पर मौजूद हैं। बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के 12 जवान भी इस समय मौके पर मौजूद हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, घाटकोपर इलाके में 3 साल का एक बच्चा नाले में गिरा, जिसे बचाने के लिए भारतीय नौसेना की 3 टीमें इस समय मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के 12 जवान भी मौके पर मौजूद हैं और बच्चे को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। घाटकोपर इलाके में 3 साल का बच्चा नाले में गिर गया है। भारतीय नौसेना की 3 टीमें मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ के 12 जवान भी इस समय मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है तमाम टीमों की तरफ से कि बच्चे को बचाया जा सके। बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है। ऐसा अभी जानकारी मिल रही है कि खेलते खेलते बच्चा नाले में जा गिरा। एनडीआरएफ के 12 जवान इस समय मौके पर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना की भी 3 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। नाले में से बच्चे को बाहर निकालने के तमाम प्रयास भारतीय नौसेना की तीनों टीमें कर रही हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के जो जवान इस समय मौके पर मौजूद हैं, जिनकी संख्या 12 है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को बचाया जा सके। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से शुभम पांडे समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 3 साल के एक बच्चे के नाले में गिरने का मामला सामने आ रहा है। देखिए, घटना थोड़ी देर पहले ही घटी है, जहां मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक जहां पर झोपड़पट्टियां होती हैं, ऐसे जगह पर एक 3 साल का बच्चा वहां पर खेलते खेलते नाले में गिरे। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ और भारतीय नौसेना की टीम वहां पहुंच चुकी है और बच्चे को निकालने की कोशिश करे। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है मुंबई में जब कोई बच्चा नाले में गिर जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से मुंबई के विभिन्न इलाकों में हमने देखा कि बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनका पता नहीं चलता।
कुछ इसी तरह से एक बार फिर घटना यहाँ पर घटी है। और एक साल पहले मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक दिव्यांश नाम के बच्चे की 3 साल बच्चे की वहां पर हुई थी और वहां पर वो गिर चुका है। हालांकि आज तक उसका पता नहीं चल पाया। कुछ इसी तरह की घटना आज भी यहाँ पर है और मुंबई के घाटकोपर इलाके में यहाँ पर जहाँ पे तमाम झोपड़पट्टियां हैं और नाले बह रहे थे, वहां पर छोटा सा बच्चा खेलते खेलते वहां पर पहुंच गया और अचानक वो कैसे गिरा इसका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन तकरीबन आधे 1 घंटे से वहां पर एनडीआरएफ की टीम और भारतीय नौसेना जवान वहां पर तैनात है और बच्चों को ढूंढने के संभव प्रयत्न कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पांडे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हमने हम तक पहुंचाई, जहां 3 साल के बच्चे के नाले में गिरने की खबर मिल रही है। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही है बच्चे को बचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। यदि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं तो वो उन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाए। तो वायरल ऑडियो के मामले में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सूबे में लगातार जारी है। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि ये सब केंद्र के इशारे पर हुआ है, पैसा लेकर किया गया है, सरकार गिराई गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन आरोपों को नकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे कांग्रेस की तरफ से अपनाए जा रहे हैं और भ्रम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है। ये तमाम बातें आज भूपेंद्र सिंह ने कही हैं। ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र, सारा फर्जी है। ऑडियो सर फर्जी है सर। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से सब कांग्रेस का षड्यंत्र। कह रहे हैं हम अदालत में भी जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे ऑडियो लेके। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए नकारात्मक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों के आधार पर अभी चुनाव होंगे, उसमें जनता के बीच में जाए, जनता बताएगी कि सत्यता क्या है। कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं सर, उन्होंने शुरू से पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं और ये ऑडियो वीडियो के बाद में पुष्टि, वो बोल रहे हैं कि पुष्टि हुई है कहीं ना कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। जिस तरह से कांग्रेस में सिंधिया जी का अपमान हुआ, उनसे कहा गया सड़क पर उतर जाओ, और सिंधिया जी के अपमान के कारण सिंधिया जी के साथ लोग अलग हुए। और लोकतांत्रिक इसमें एक राज्य में सरकार हो, उस सरकार को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर हमें ये सब करना होता तो जब चुनाव के परिणाम आए थे उस समय भी कोई बहुत अंतर नहीं था कांग्रेस बीजेपी में। उस समय भी हम लोग जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते थे, पर हम लोगों ने तो घंटा भर भी नहीं लगा और मुख्यमंत्री जी ने जाके इस्तीफा दे दिया। और इसलिए सत्ता की भूख कांग्रेस को है और कांग्रेस ने सत्ता की भूख के लिए क्या क्या किया है वो सब भी हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? पहले प्रयास नारायण त्रिपाठी जी, शरद कौल को तोड़ने का किसने किया? और इसलिए सरकार गिर गई। तो अब ये सारी बातें याद आ रही हैं। प्रदेश की जनभावनाएं थी, जनता को जिस तरह से परेशान किया गया, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, लूट खसोट हुई, विकास के काम सारे बंद हो गए, और जिस तरह से 1.25 साल में जो पाप कांग्रेस ने किया इस प्रदेश में, उस पाप की सजा कांग्रेस को मिली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 3 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सलियों ने सुकमा एसपी शलभ सिन्हा के समक्ष समर्पण किया। बताया जा रहा है कि समर्पण करने वालों में 5-5 लाख के और 2 लाख का एक इनामी नक्सली शामिल है। ये नक्सली बुर्कापाल जैसी बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मिलकर के उनको नक्सली विचारधारा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 5 ऐसे लोग जो कि नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और ऊंचे पदों में थे, ये लोग नक्सली विचारधारा से तंग आकर के मुख्य धारा पर लौटने के लिए हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं।
इनमें से जो एक नरेश है, मीडियम बंडी उर्फ नरेश, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। एक केरलापाल एरिया कमेटी में एक्टिव था। दूसरी जो कमली है, जो कि किस्टाराम LGS के कमांडर थी, और एक तीसरा जो है उसका नाम पूजा है, वो प्लाटून नंबर 4 का सदस्य था। इसके ऊपर भी 2 लाख का इनाम है। तो ये 3 जो हैं ये इनामी हैं। उसके अलावा जो 2 हैं ये मिलिशिया के सदस्य रहे हैं और एक RPC का सदस्य है। तो ये लोग आज CRPF 226 और हम लोगों के समक्ष में आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी इनके साथी जो हैं वो नक्सली विचारधारा छोड़ करके हमसे आकर के जुड़ेंगे। सर, कौन कौन सी घटना में शामिल थे? जो इनमें से जो 3 इनामी हैं, नरेश, कमली और सोनू, ये तीनों बुरकापाल की जो घटना थी उसमें भी शामिल थे। साथ ही साथ पालूड़ी में जो ID ब्लास्ट हुआ था 2018 में, उसमें किस्टाराम LGS की तरफ से कमली भी शामिल थी। और उसके अलावा उन इलाकों में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं इस बीच हुई, इन सब में शामिल रहे। मेरा परेशानी है कि उनके घर का ब्याह है, उनसे ढंग से नहीं है, और मेरा पत्नी को भी खुद भी लेके गए थे। जब उसको तबीयत खराब हुए थे, पूरा बराबर इलाज भी नहीं मिले, इसलिए पुलिस लेकर आए। बाद में अच्छा किया तो फिर घर भिजवा दिए। फिर मेरे यहाँ भी तबीयत खराब था, इलाज सही ढंग से नहीं मिला वहाँ से, तब से मैं सरकार का मुखीदारा में मैं आ गया। अंदर किस तरीके का दिक्कत है आप लोगों को? जी, अंदर का वो तो दिक्कत ही है। वो रात को जाना है, बारिश में भी सोना है, कहीं भी ये दिक्कत करना है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के शामगढ़ में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल टकरावत ग्राम पंचायत के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पानी लेने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। गांव में नल योजना के तहत नल तो लगे हैं, लेकिन वे काफी समय से खराब हैं। वहीं प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी को लेकर गाँव की महिलाओं ने खाली बर्तनों को बजाकर पंचायत भवन के सामने आज प्रदर्शन किया। लगे मेले पर पानी की सुविधा नहीं दी, पानी 8 दिन नहीं दिया, मान लग जाएगा। तो पानी की सुविधा सही थी, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा क्या सुविधा कुछ दी कि कुछ भी नहीं हुआ सर। ग्राम पंचायत टंकी बने तुम्हारा पानी 8 दिन भी दिया। कब से समस्या आ रही है आपको? समस्या टकरावत से हूँ। और सर गांव में पानी की समस्या लगभग हर साल रहती है, बाकी कोई ध्यान नहीं देता सर। तो यहाँ गांव में जो है पानी की समस्या, पानी या ट्यूबवेल वगैरह कोई? सर ट्यूबवेल वगैरह है, बाकी उनका पानी मतलब ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी नहीं, उनमें बस नाम मात्र की ट्यूबवेल वगैरह। हेडपम्प वगैरह? हेडपम्प है सर, बाकी आपको भी मालूम है कि हेडपम्प में पानी पर्याप्त नहीं मिलता गर्मी के। तो पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? पानी लोग बाग कुएं से लाते हैं, बहुत सारे। कितनी दूर है? 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2-3 किलोमीटर दूर है। ये समस्या जो है स्टार्टिंग से क्या? अभी यह समस्या सर स्टार्टिंग से है और सालों से यही समस्या है। गर्मी में यही समस्या। मध्य प्रदेश के धार में मनावर पुलिस ने एक इनोवा कार पर चालानी कार्रवाई की है। दरअसल एक युवक अपनी गाड़ी पर तहसीलदार की नेम प्लेट लगाकर घूम रहा था। मनावर पुलिस के अनुसार मनावर क्षेत्र का गल्ला व्यापारी काफी समय से इनोवा कार पर तहसीलदार के नाम की फर्जी रूप से नेम प्लेट लगाकर क्षेत्र में घूम रहा था और लोगों में भ्रम पैदा कर अपना रौब झाड़ रहा था। जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो थाने लाकर उसकी कार की नेम प्लेट तोड़ी गई, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया। उसने गलत नंबर प्लेट लगा रखी, अधिकारी की नंबर प्लेट लगा रखी थी, जिस पर से हमने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 51/177 में गलत नंबर प्लेट की चालानी कार्रवाई करी थी। इसमें कुल समन शुल्क 500 रुपये वसूल किया गया था। रितेश अग्रवाल की ये गाड़ी थी सर। और उसमें कोई दस्तावेज मिले नहीं? ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले। और उसे क्या है कि ऐसे में क्या मैसेज गलत जाता है, उस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये गलत मैसेज है। कानूनी रूप से गलत नंबर प्लेट का यूज़ करना या किसी अधिकारी का नंबर गलत यूज़ करना अवैधानिक है, जिस पर हमने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शासकीय आवास आवंटन को लेकर पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। आवास आवंटन को लेकर शासकीय कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि शासकीय कर्मचारियों को जो आवास वितरण किया गया है उसमें आयुक्त के स्टेनो पर बड़ा आरोप लगा है कि शासकीय आवास आवंटन में पैसे लेकर आवास को आवंटित किया जाता है। उसमें होना चाहिए, विभाग के माध्यम से आना चाहिए।
तो नहीं लगा है तो उसका गलती कहाँ किसको ठहराएंगे आप? ये तो साहब ही बताएंगे। एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है जी। एक प्रार्थी ने बताया है कि 2016 से उसने आपके पास आवेदन दिया है जी। आवेदन देने के बाद आज तक का उसको रूम अलॉट नहीं हो पाया है, क्या कारण है? कारण यह है कि उससे पहले भी बहुत सारे आवेदन हैं। 2016 के पहले से बहुत सारे 11 से 9 तक का है। 2016 के बाद के आवेदन पर किसी को मकान नहीं अलॉट किया गया है? हुआ होगा, देखना पड़ेगा। ये भी आरोप लग रहा है आप पे कि 60 से 70 हजार रुपया लेते हैं पैकरा जी, तब जाके कहीं रूम देते वो हैं। फंसाने वाली बात होती है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। उसने मीडिया के सामने बोला है ये बात। हाँ, वो बोलने वाले बोलते हैं फंसाने के लिए। रूम तो मिल नहीं रहा है तो कैसे फंसाया जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद विमानतल पर हवाई सेवाओं की आवाजाही शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। 25 मई से शुरू हुई इन हवाई सेवाओं में फ्लाइटों की आवाजाही भी बढ़ी है और इसके चलते आने जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। रायपुर विमानतल के निदेशक राकेश साहे ने बताया कि पहले हफ्ते यानी 25 मई से 31 मई तक बाहर से 3,838 यात्री रायपुर आए और 2,056 यात्री यहां से बाहर गए। साथ ही दूसरे हफ्ते यानी 1 जून से लेकर 7 जून तक बाहरी क्षेत्रों से आने वाले 4,921 यात्री रायपुर पहुंचे और रायपुर से 3,324 यात्री बाहर गए। फ्लाइटों की आवाजाही में पहले हफ्ते की अपेक्षा दूसरे हफ्ते में 36% की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते यात्रियों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हो रही है। 25 मई 2020 से नागर विमानन मंत्रालय के आदेश के बाद फिर से यात्री सेवाएं शुरू की गई थी। तो अभी 2 सप्ताह हो गए हैं 7 जून तक। मैं बताना चाहूँगा कि दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की कंपैरिजन में 36% ज़्यादा उड़ानें आई रायपुर और 40% ज़्यादा यात्री यहाँ से उन्होंने यात्रा की। तो जो भी SOP के अनुसार जो भी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, वो सब यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अभी 30% मंत्रालय की ओर से आदेश है कि 30% ऑफ प्रीवियस फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी रायपुर और भी शहरों से जुड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के राजपुर रेंज में फिर एक मृत हाथी का शव बरामद हुआ है। इससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अब तक सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 3 हाथियों का शव मिल चुका है। दरअसल 9 जून की सुबह प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर बांध के पास एक हथिनी का शव मिला था। वहीं गोपालपुर गांव के टोरी में हथिनी का शव मिला है। ये शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि बलरामपुर DFO समेत डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के एक दंपति आखिरकार अपने गांव वापस पहुंच गए हैं। दरअसल ये दंपति करीब 7 महीने पहले झारखंड में मजदूरी करने गए थे, जहां इन्हें एक ईंट भट्टा मालिक ने बंधक बनाकर रखा हुआ था, जिसकी खबर ANB न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए दंपति को छुड़ाया और सकुशल उनके गाँव वापस पहुंचाया। वहीं दंपति जोड़े गाँव पहुंचकर अपनी पूरी कहानी बयां करते हुए नजर आए। मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ और मेरे मंत्री जो हैं महोदय जी, उनका धन्यवाद देता हूँ। उनके जरिए से मेरे बच्चे लोग मेरे गांव घर में पहुँचाए हैं। अच्छा, बढ़िया खुशी से हूँ मैं। कितने समय पहुँचे यहाँ? ये लोग पहुँचे हैं करीबन 12 बजे के लगभग पहुँचे हैं। अच्छा, कौन पहुँचाने आए थे यहाँ? शर्मा विभाग के एक अफसर आया रहा गाड़ी लेके और गाड़ी में पहुँचा करके गए हैं। अच्छा, जिस समय आपके बेटे बहू को लाया सुपुर्द किए, उस समय और कौन कौन थे? उस समय मैं रहा हूँ और सरपंच आया रहा और एक मीडिया वाला आया रहा और बच्चे लोग भी मेरे रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी यहीं पर खड़ा रहा, लिखा पढ़ी किया है, मैं उसमें सिग्नेचर किया हूँ और शर्मा विभाग के साहब बोल के किया है कोई भी तकलीफ होगा तो मेरे को इन्वाइट करना। और मीडिया वाले जो हैं वो लोग बोले हैं कि आपको कोई भी तकलीफ होगा तो मेरे को आप खबर करेंगे, हम तत्काल पहुँचेंगे। ऐसे कह करके बोल के मुझे इजाज़त दे। हेड़ास पाली के लिए ले जा रही से कि भाई वहाँ चला और अच्छी तरीके से कमा, अधिक पैसा कमा और पहले तुम्हारा एडवांस दे दिए, यही ऐसे करके हमारा ले करके गे रही से और कुछ दिन रख करके हमारा और बाद वहाँ से पैसा उठा ली से और लेबर लेके आते हैं ऐसे कह के और हमारा छोड़ के ऐसे और बाद में तहालो नहीं गए जाबे नहीं करीस फोन लगावे साहब सर मन तो नहीं उठावे। अच्छा, आप मन लो बंधक कौन बनाए रही सब? तब रवि साहू।
रवि साहू। वो कौन है? भट्ठा मालिक। भट्ठा के। अच्छा, भट्ठा मालिक है। हाँ। अच्छा, फिर ये आप लोग कब पहुँचे थे वहाँ, यहाँ से? 2 दिसंबर। लगभग कितने माह हो गए होंगे? लगभग 7 माह हो गए। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ तक किस माध्यम से पहुँचे? हम फिर वहाँ से यहाँ अपना रिपोर्ट वगैरह कराने के लिए बोले और मीडिया वाले अपना हेल्प करके और यहाँ से साहब वहाँ को रिपोर्ट करके यहाँ से वहाँ तक का साहब लोग से बातचीत हुआ था। फिर वहीं के साहब लोग जा कर के हम लोग को वहाँ से निकाल कर लाए। अच्छा, अभी आप लोग छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ तक आप लोगों को छोड़े? हमको बलौदा बाजार लाकर छोड़े। अच्छा, वहाँ साहब के सुपुर्द में वहाँ का 2-3 अधिकारी आए थे। अच्छा, वहाँ मारपीट करने का भी मामला बात सामने आ रही थी, क्या कुछ कहना? तो वास्तव में आप लोगों के साथ में मारपीट कर रहा था? हाँ, वास्तव में मारपीट कर रहा था। दोनों जना के मार रहा था। और हमेशा जब भी हमें बात करता वो गाली से बात करता था। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऑनलाइन एडमिशन